Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. A very good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत, जहां प्रतिदिन की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवाल प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। आज कार्यक्रम में प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है रंगाभाष्यम। Thank you, Vishal. The top stories. Over 84.5 lakh metric tons paddy procured so far this Kharif season, says Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Startups and industry will soon have access to tech infrastructure of universities and colleges to carry out R&D experiments. And Brent prices inch up just 0.2% on concerns about spike in COVID cases in US and Europe. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, चालू खरीफ सीजन में अब तक 84,50,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई। स्टार्टअप्स और उद्योग जल्द ही देश के विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। और अमेरिका और यूरोप में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने से ब्रेंट कच्चे तेल के दाम 0.2% चढ़े। और आज की सबसे पहली खबर, सरकार ने आज कहा कि मौजूदा खरीफ फसल विपणन सीजन में धान की खरीद का काम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में सुचारू रूप से चल रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार अब तक 7,38,000 किसानों से 84 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों से मिले प्रस्तावों पर मूल्य समर्थन योजना के तहत चालू खरीफ सीजन में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए 41,67,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से अब तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 681 किसानों से 723 मीट्रिक टन से अधिक मूंग और उड़द की खरीद की है। Well, let's start taking calls. As you know, this is an interactive program where you can call up and talk to our expert on anything related to mutual funds and related issues. We have Aditya joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, Aditya, do we have you online? जी आदित्य जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी हाँ, आप सवाल पूछिए अपना। पहले मैं कहना चाहूंगा कि लाइन मत काटिएगा। जी मेरा सवाल धीरेन्द्र जी से ये है कि मार्केट की जो बुल रन इस समय आप देखते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स की वजह से मार्केट बढ़ रहे हैं, ये बात तो सब लोगों ने देखा। लेकिन इस समय लोगों ने, आपने भी पिछले हफ्ते का जब ये बिजनेस वीक का विश्लेषण कल किया था, तो आपने कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप कम गिरे, जो कि गलत है, क्योंकि पिछले 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन जितनी की भी रैली रही है, आदित्य, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू नो? गिरे, बढ़े तो एक भी दिन नहीं है। व्हाट इज इट? आपको क्या लगता है, इज द फ्यूचर ब्राइट ऑफ द मार्केट? ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो है
कई कॉन्ट्रडिक्टरी एफिडेविट्स ये आरबीआई ने फाइल किए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम वेव कर देंगे लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, एंड आरबीआई कहती है कि वेव नहीं होगा क्योंकि बैंक के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या लगता है बैंकिंग सेक्टर खतरे में इस समय आपको दिखाई दे रहा है? फाइन आदित्य, राइट। मुझे कम समय में बाजार का क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, और ये आरबीआई में क्या हो रहा है इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं। वैसे भी आदित्य से हम यहाँ अपने श्रोताओं से और खासतौर पर आदित्य से कहना चाहेंगे कि ये हमारा आज का रविवार का प्रोग्राम जो होता है वो म्यूचुअल फंड पर आधारित प्रोग्राम है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें, और बाकी दिनों में आप संबंधित सवाल पूछ सकते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी है। On Saturdays and Mondays we have it for general questions. Let's move on and take our next caller. We have Varun joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ, गुड इवनिंग सर। Yeah, go ahead. Put your question. मुझे पूछना है, जो फंड एक फंड से दूसरा फंड अगर अच्छा नहीं कर रहा है, तो जैसे धीरन जी का वैल्यू रिसर्च से हम कई बार हमें उनसे हेल्प मिल जाता है, जो फंड जो अक्सर 2 स्टार में आ जाता है 3 स्टार से, तब वो फंड स्विच करना होता है, उसको उससे निकाल जाना है बेहतर होता है, या फिर अच्छा टाइम आने का वक्त का इंतजार करते रहना चाहिए सर? Yes, धीरेन्द्र। नहीं, आमतौर पे मुझे लगता है हालांकि केवल रेटिंग के आधार पे आपको अपना निवेश नहीं करना चाहिए। रेटिंग एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है जिसके आधार पे आप देखें कि, क्योंकि हर कैटेगरी में जिस भी फंड में आप पैसा, जो भी आपके लिए उचित कैटेगरी है उसमें आप देखें कि ढेर सारे फंड हैं, लेकिन तो कौन से वाले फंड में लगाएं और किसको अवॉइड करें, उसके लिए मुझे लगता है कि रेटिंग, फंड का रेटिंग एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है। पर केवल फंड के आधार पर न तो पैसा लगाए न निकालें, क्योंकि उसके बाद और भी जानकारी है। बहुत सारे 5 स्टार फंड है, हर कैटेगरी में कम से कम 2-4 तो कम, छोटे से छोटे कैटेगरी में भी 2-3 होंगे। लेकिन आमतौर पे मुझे लगता है कि जब भी किसी फंड का 3 स्टार से 2 स्टार रेटिंग होना, ये आपको फोर्स करना चाहिए कि आप देखें कि फंड में क्या हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और वो जानकारी आपको मिल पाएगी, हमारे एनालिसिस में भी मिल पाएगी, नंबर्स में भी मिल पाएगा। हर एक फंड पे एक बहुत अच्छा इलैबोरेट पेज है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे। तो लेकिन मेरी सलाह होगी कि 2 स्टार का फंड आमतौर पे रिलेटिव बेसिस पे पुअर परफॉर्मिंग फंड है, और जरूर इसके आधार पे नहीं तो कम से कम ये आपको प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि इस फंड में क्या खराबी है। और हमारा जो रेटिंग है वो बहुत रातों रात नहीं बदलता है, क्योंकि इस रेटिंग का जो आधार है वो 5 साल का परफॉर्मेंस हर महीने का, तो और सारी फंड की तुलना में तो रेटिंग कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई फंड जो कि कोई खास कैटेगरी जो कि अच्छा कर रहा हो, आपको भी लगे कि वो अच्छा फंड है क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस उसमें डिसअपॉइंटिंग नहीं है, लेकिन दूसरे फंड की तुलना में उसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है और लगातार रहा है। जब तक लगातार कमजोर प्रदर्शन दूसरे फंड की तुलना में नहीं हो, ये एक रिलेटिव रैंकिंग है। और कई बार आप ये भी देखेंगे कि कोई फंड जो कि अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन उसका अच्छा रिटर्न है, क्योंकि ये एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का स्कोर के पे आधारित है। अगर कोई फंड ज्यादा स्टेबल हो तो भी उसका रिटर्न, और रिटर्न थोड़ा कम हो तो भी उसका रेटिंग शायद आसानी से नहीं गिरेगा। तो 2 स्टार जरूर प्रॉम्प्ट करता है कि आप इस पर विचार करें कि क्यों कर रहा है और शायद निकालने की भी जरूरत हो। अधिकतर 2 स्टार फंड हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं होंगे। जी, और हमारे अगले कॉलर दिल्ली से हैं फोन लाइन पर नंद। हेलो। या नंद फ्रॉम दिल्ली। जी। Yes, go ahead. Put your question. Yeah, what is the latest on Franklin Templeton Funds court case? I have money stuck in the Franklin Funds, please. Okay, the latest is that they have got some more money. The total money that they have got is about 8,300 crore in all the funds, and in all they have 8,300 crore. Which is about, little more than what I informed you last time. And the court case has not concluded and hasn't even moved forward in that sense. Because there were 1 or 2, I was expecting that, in 6-7 days' time, the court will at least consider giving investors money. There is nothing significant. I'm, keenly awaiting. The Franklin has disclosed its portfolio yesterday, so it is progressing well on all the closure. But
nothing substantial. I think the big thing can come only from the court order, and nothing has moved there. Fine. So it's a wait and watch scenario. Yes, and very disappointing because now we are almost 10 days when nothing much has happened on the court. Right. Fine. Let's move on and take our next caller. We have Vijay joining us from Chennai. Good evening and welcome to Market Mantra, Vijay. Thank you, anchors and Mr. Birendra. Yeah, go ahead. Put your question. My question relates to one of the latest orders from SEBI relating to the NAV. Mm-hmm. After a gap of a couple of months, I suppose the SEBI has reset the time of NAV each day at 3 p.m. That's the news I read yesterday. Yeah. So my question is in two parts. One is, what happens in case of volatility or change in rates between 3 and the market closure of 3:30 A. Mm-hmm. And second point is, how do we gain by getting the timing at 3 o'clock instead of, I think originally they had fixed it as the realization of the check or payment. Yeah. Can you clarify on that, Mr. Birendra? Yeah. Yes. I would like to clarify that, the two things that you are referring to is unconnected. This resetting, there is a cut-off timing for allotment of NAV. So if your fund is, has reached mutual fund by 3 o'clock now as per the revised guideline, then you will be eligible. Only for the COVID crisis, this was made it was revised to 1 o'clock or 1:30 p.m. because, transactions were taking time. And so only for this period, it was tightened, I would say, that all investments made in mutual fund, the cutoff timing was revised to 1 o'clock or 1:30. Now it has been updated to 3 o'clock. This was a one-time or a special concession or tightening done for the COVID, and this has been revised accordingly. Now, that was a different ruling, and that continues. Mutual funds were allowed to allot to use NAV, mutual fund unit, based on that the NAV, up to investment of 2 lakh rupees, even without realizing. That was the interim, announcement or circular by SEBI, and that remains in place. And that is a very fair system. Nobody should get allotment of NAV without getting the money, and without the mutual fund getting the money, it will be unfair to other investors. And earlier, this rule was applicable for all investments of over 2 lakh rupees. Now it has been made applicable for all investments simply because it was not easy earlier. So, and most people now making digital investment or online investment, the money actually reaches the fund company before the NAV is allotted. So these are two things. Your first question, in the context of the first question, which you said that, what happens about the volatility between 3 and 3:30? You don't know. Earlier, the room for, that volatility was even more. If it was at 1:30, then for 2 hours, something can happen to the market. But anyway, while you're making the investment in the mutual fund, you don't know the NAV. The market can go anywhere in the half an hour. Earlier, it could have gone anywhere in the last 2 hours, which you did know. Yes. जी, हमारे दिल्ली से एक और कॉलर जुड़े हैं, प्रवीण जी, कार्यक्रम में स्वागत। सवाल क्या है आपका? मुझे ये पूछना था कि अगर मैं किसी ELSS फंड में STP के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो क्या वो इनकम टैक्स के लिए रिबेट के लिए क्वालिफाई करेगा? हाँ, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिबेट के लिए जो जरूरत है कि आपने आपका इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स सेविंग फंड में कितना हुआ, तो वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन मुझे इसकी इतनी बारीकी से जानकारी नहीं है कि क्या ये कोई टेक्निकल वायलेशन होगा, क्या इनकम टैक्स ये कहता है कि आपका नया पैसा बैंक खाते से ही जाना चाहिए। मुझे उस तरह के किसी नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 80C के तहत अगर आपका पैसा जाए, तो उस टैक्स सेविंग फंड में लगा हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में पैसा 80C के लिए क्वालिफाई करता है, और वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट से भी दिखता है, या आप सेल्फ डिक्लेरेशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देते हैं, और उसके आधार पर मैंने आज तक कभी किसी का रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा है। Right.
And before we move on and take more calls, let's take a look at some of the news items. Startups and industry will soon have access to equipment and science and technology infrastructure in different institutions, universities and colleges spread all over the country to carry out experiments and tests they require for their research and development. Science and Technology Ministry said restructuring will help them carry out experiments and tests required for their research and development, technology and product development. Department of Science and Technology is restructuring its FIST, that's Fund for Improvement of Science and Technology Infrastructure in Universities and Higher Education Institutions program, under which it supports scaling up of network of infrastructural facilities for teaching and research in universities and higher education institutions. The FIST program will now be reinvented to FIST 2.0 to orient it towards the goal of Atmanirbhar Bharat, to create research and development infrastructure not only for experimental work but also to cater to theoretical work, ideas and entrepreneurship. जी, और अब अनिल फोन लाइन पर हैं दिल्ली से. हेलो जी अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत. सवाल पूछिए अपना. हाँ, ये सबको नमस्कार. जी नमस्कार. हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ. मैंने इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में पैसा लगाया था जो कि मोतीलाल ओसवाल का है, और मैंने अपने सुपर एनुएशन पर जो मेरे को मिले थे पैसे मैंने लगाए थे उसको 25 लाख कम से कम लगाना पड़ता है. अब वो जो है एक्चुअली अब 2/3 वैल्यू रह गई है, यानी कि कैपिटल भी इरोड हो गया है. अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं अभी उसको खत्म कर दूं या कुछ समय लगेगा, वो बढ़ेगा और कितना समय लग सकता है? एडवाइस चाहिए मेरे को. मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है. मोतीलाल ओसवाल का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड कोई ऐसा कोई फंड नहीं है. ये जरूर कोई पीएमएस स्कीम होगा. इसकी जानकारी आपका जो, और पीएमएस स्कीम आमतौर पे लोगों को अवॉइड करना चाहिए. उसके कुछ ब्रॉड रीजन है. एक तो कि एक साथ पैसा लगाना होता है, दूसरा कि रेगुलेटरी सुपरविजन कम है, खर्चा ज्यादा होता है, जो परफॉर्मेंस का क्लेम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. म्यूचुअल फंड में सब कुछ बहुत ही टाइट है, और उसकी तुलना में मोतीलाल ओसवाल का, मुझे जानकारी है कि मोतीलाल ओसवाल का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड तो नहीं है. ये जरूर कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है जो ये कंपनी बहुत सारा ऑफर करती है. आप इसकी बारीकी से जानकारी आपको जो रिपोर्ट किया जाता है उसमें ले और तुरंत इस पे एक्शन लें. इससे जरूर आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, निकालने का पैसा या क्यों ऐसा है. Right, let's move on and take our next caller. We have Ramesh joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening Ramesh and welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग सर. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डेट फंड्स हैं उनमें रिटर्न काफी कम हो रखा है, तो फ्लाइट ऑफ सेफ्टी के मद्देनजर क्या अभी पोस्ट ऑफिस जैसी बचत योजनाओं पर ही निर्भर रहना चाहिए, या मतलब कंपनियों के डिफॉल्ट होने का खतरा है तो डेट फंड से अभी अवॉइड करना चाहिए क्या, और पोस्ट ऑफिस वगैरह में ही जमा में अपने आप को बचाए रखना चाहिए क्या? जी, पोस्ट ऑफिस का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा है उसकी तुलना में. और अगर आपको लिक्विडिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का खास फायदा ये है एक इंडिविजुअल के लिए कि आप पैसा लगाते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं. पोस्ट ऑफिस में ये संभावना नहीं है. एक पैसा लगाइए, लेकिन पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला रिटर्न काफी अट्रैक्टिव है अगर इनकी तुलना से देखें. और अगर आपको इंटरिम लिक्विडिटी की जरूरत नहीं, अगर आप निश्चिंत हैं, अगर आप श्योर हैं कि कितना पैसा आपका वहां पे लगना चाहिए जिसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और उससे मिलने वाला आमदनी केवल अच्छा हो, तो पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट करीब 7% दे देता है. रिकरिंग डिपॉजिट भी करीब 7% से ऊपर दे देता है. MIS भी उसके करीब दे देता है. इन पे TDS नहीं कटता है. और अगर आपका 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगा है और आप अपने पैसे से चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये हमेशा ही एक छोटे निवेशक के लिए ये एक अच्छा विकल्प है. जी धीरेन्द्र, यहाँ से आप यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर आ गए हैं. सबसे पहले उनकी बात सुन लेते हैं. सुरेश हैं नोएडा से. हेलो जी सुरेश जी, नमस्कार. कार्यक्रम में आपका स्वागत. सवाल पूछिए अपना. हाँ जी नमस्कार जी. मेरा धीरेन्द्र जी से ये प्रश्न है जी कि मैंने कुछ पैसा निप्पन हाइब्रिड फंड और HDFC बैलेंस फंड में लगाया हुआ है.
दोनों ही फंड कुछ दिनों से अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे क्या इसमें से स्विच आउट कर देना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस फंड में करना चाहिए? मुझे अभी 3 साल पैसों की जरूरत नहीं है। यस, दोनों फंड, HDFC बैलेंस फंड काफी समय से बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें से पैसा निकालना चाहिए। और निपॉन का जो हाइब्रिड फंड है, वो भी उन्हीं कारणों से, जिस वजह से HDFC का फंड अच्छा नहीं कर रहा है, उन्हीं कारणों से ये फंड भी अच्छा नहीं कर रहा है। हालांकि ये उतना बड़ा फंड नहीं है, और इसमें उतने लोगों की उतनी उम्मीद से पैसे नहीं लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि थोड़ा समय निपॉन को दीजिए और HDFC में से जरूर पैसा निकालिए। Right. We have Ramesh joining us next from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, Ramesh, Hello. Please turn down the volume of your radio set and put your question. Yes, sir, I have done it now. Thank you very much. Yeah. Sir, मेरा दो questions हैं. एक तो जैसे हम लोग SIP करते रहते हैं, मैंने 5 साल से SIP किया हुआ है इमर्जिंग इसमें क्या बोलते हैं उसको, मिराई वाले में। अभी जो उसको एनकैश कराने जाएंगे तो उसका कैपिटल गेन्स जो है हर महीने की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनेगा या कैसे करेंगे? अदरवाइज a very tedious process. It is a tedious process, but it's a very mechanical process. And mutual fund companies also give you a capital gains account capital gains liability statement. After you have redeemed your investment, you get a statement which will calculate your capital gains, and it is very straightforward. You will have made your investment on different dates. So the date of purchase of your fund, which is actually one column, the other is the date of redemption and the value as of that date. And based on that, all your returns are calculated for the respective investment. Then all the investments which are less than 1 year old are considered as short-term capital gains tax, will be liable for short-term capital gains, and they will be liable for tax at the rate of 15%. And all investments which are redeemed after 365 days of holding. So it actually happens in four columns of a table based on the number of investment that you have done, and at the end you total it up. What is less than 365 days, what is more than 365 days. Yes, it is tedious, but it is readily available. जी, अब VB जैन दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। हेलो। यस प्लीज। जी, VB जैन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल म्यूचुअल फंड के ऊपर शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर है। जी। आई जस्ट वांट टू आस्क, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मेरे पास में गेन हुआ 12 लाख का, लॉस हुआ 14 लाख का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी फंड में हुआ या डेट फंड में हुआ? इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में। जी। शॉर्ट टर्म गेन हुआ? शॉर्ट टर्म गेन हुआ 12 लाख, लॉस हुआ 14 लाख। जी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गेन हुआ 15 लाख, लॉस हुआ 11 लाख। तो इसको इनकम टैक्स में कैसे शो करेंगे? शॉर्ट टर्म को स्क्वायर ऑफ सेट ऑफ कर पाएगा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि गेन कम है, लॉस ज्यादा है। जहां पे गेन कम है और लॉस ज्यादा है, वहां पे हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? दोनों में ही आप जितना आपके पास लॉस है आप उतना ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद वो आपका जो बाकी जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, वो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होगा, जिसका कि शायद अगले साल वो ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेगी, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज क्या अगले साल में फ्यूचर में कभी होने वाले रिटर्न को वो सेट ऑफ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो जितना आपके पास लॉसेज है केवल वही आपके गेन को सेट ऑफ कर सकते होंगे, और लेकिन ये बारीकी से जानकारी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दे पाएगा। Okay, fine. And joining us next is Jogendra from Gurugram. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, Brendarji. I want to know that it's risky to... Your voice is breaking. Yes, Jogendra, if you are using a mobile phone, can you come near a open space or a window? Yeah. Please go ahead. No, I think we are not able to get it. Jogendra, I would request you to try once again. And meanwhile, let's take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening.
Crude oil prices rose marginally during the week. The Brent crude oil futures rose 0.2% to $42.93 per barrel, and US crude gained 0.7% to $40.88 per barrel. Oil prices were affected by concerns that a spike in COVID cases in the US and Europe will continue to drag on demand in two of the world's biggest fuel-consuming regions. OPEC Plus, a grouping of the Organization of Petroleum Exporting Countries and allied producers, including Russia, fear a prolonged second wave of pandemic and a jump in Libyan output could push the oil market into surplus next year. Some European countries were waiving curfews and lockdowns to fight a surge in new coronavirus cases, with Britain imposing tougher COVID-19 restrictions in London on Friday. जी, अब रत्नाकर हैं मुंबई से हमारे साथ. हेलो हेलो जी, रत्नाकर जी. हेलो जी हाँ, कार्यक्रम. मेरा सवाल है कि वो टाटा फार्मा हेल्थ केयर फंड जो है, म्यूचुअल फंड, वो लॉन्ग रन के लिए कैसा है, और इसमें मैंने अभी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसके बारे में टिप्पणी. आमतौर पर मेरी सलाह होती है कि किसी भी सेक्टर फंड में पैसा न लगाएं. फार्मा फंड का प्रॉमिस अभी हाल फिलहाल, चूंकि ये एक ऐसे फंड है जहां पूरे बाजार में हर तरह का नुकसान हुआ है, यहाँ पे पिछले 1 साल में एवरेज फार्मा फंड ऊपर है 60%. बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं. देखिए कि इस तरह का उतार चढ़ाव, और उसके कई कारण है. फार्मा उसके पहले बहुत दिनों से बहुत तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, और ये कोविड का क्राइसिस, फार्मा सेक्टर का उससे उभर पाना और उसका नीचे लेवल पे होना, ये दोनों ही उसके बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर हैं. आमतौर पे लोगों को नहीं लगाना चाहिए. आप जिस भी किसी मेन स्ट्रीम डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाते हैं, उसमें आपका पैसा 10, 15, 20% फार्मा में लगा रहता है, और जब उचित नहीं होता है तो नहीं लगा रहता है. लगाएं, लेकिन देखिए कि बहुत ज्यादा पैसा न लगा हो. और उसके पहले जब फार्मा 4-5 साल तक की बदहाली हो रही थी, उसके पहले 10-11 साल तक फार्मा में लगातार बढ़िया रिटर्न मिला था. Right. And Joginder joins us back from Gurgaon. Good evening, and put your question quick. Yeah, I want to know, sir, would it be advisable to include 2 focused funds in one's portfolio at the same time? Yes. 2 focused funds? Yes. I have included 2 funds like Axis Focused and SBI. Yeah, I think the Prudential, Focus Fund is a decent fund. But it still has to evolve, and off late it has been quite an average fund. Why do you want to add it to the other 2? I don't know. And most of these focus funds, as they get larger, and most of them are focused on large cap only, which by very design or stated goal, this has a slightly different, value orientation, and that is why it is not doing as well. It could be a useful addition, but it has been a fairly middle of the run, performer so far. जी धीरेन जी, अब कार्यक्रम में अपना समय नहीं बचा है, और हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी. धन्यवाद आपका. And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we wind up, let's take a quick look at the top stories. Over 84.5 lakh metric tons of paddy procured so far in this Kharif season, says Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Startups and industries will soon have access to tech infrastructure of universities and colleges to carry out R&D experiments, and Brent prices inch up just 0.2% on concerns about spike in COVID cases in US and Europe. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, चालू खरीफ सीजन में अब तक 84,50,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई. स्टार्टअप और उद्योग जल्द ही देश के विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. और अमेरिका और यूरोप में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने से ब्रेंट कच्चे तेल के दाम 0.2% चढ़े. That's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.